स्टार्ट हो गया भाई। करते हैं स्टार्ट। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है, CDP यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी, जो कि सीटेट के एग्जाम को टारगेट करते हुए क्लासेस आपके लिए लाई जा रही हैं। और सीटेट के एग्जामिनेशन में क्योंकि प्रीवियस ईयर का बहुत बड़ा रोल रहता है, तो CDP जो रहेगी वो आपकी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो होंगे वो आपके रिपीट होंगे। अब तक 21 क्लास हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। और ये 22 नंबर क्लास है, यानी कि 22वीं क्लास है। अगर आप इस एपिसोड पे आए हैं तो पहले वाले एपिसोड जरूर देखिएगा, क्योंकि हमने बहुत अच्छे से सिखा रखा है, समझा रखा है चीज़ों को। तो क्लियर है मेरे भाई? तो आपका समय बर्बाद नहीं करेंगे। जो पुराने कैंडिडेट स्टूडेंट हैं हमारे, उनको सब कुछ पता ही है, और नए स्टूडेंट अभी जुड़े हैं तो वो ऐसा है भाई, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, तो कर लीजिएगा, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, क्लासेस वगैरह मिलती रहेंगी। और सीटेट के लिए तो सब कुछ यहाँ पर फ्री में ही आपको प्रोवाइड हम करवाते हैं। क्लियर है मेरे भाई? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। अपना पहला प्रश्न है CDP का। प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की ने अपने सामाजिक संरचनावाद सिद्धांत में, देखिए लेव वाइगोत्स्की ने जो सिद्धांत दिया था वो सामाजिक संरचनावाद का दिया था, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म का दिया था, प्रिंसिपल दिया था। अब इस सिद्धांत में क्या है, निम्न में से किसी विद्यार्थियों में अधिगम को सुसाध्य, अधिगम को सुसाध्य, सुसाध्य का मतलब होता है फैसिलिटेट करना, एक तरीके से जो ऐसा अधिगम जो बच्चों के लिए हो, उनके लिए आसानी से किया जा सके, आसानी से बच्चों को किसी चीज को सिखाया जा सके, ठीक है, सुसाध्य करने हेतु उपयुक्त तो बताया है। तो अब किसको बताया है? तो देखिए, सहकर्मी, सहयोगिता, सांस्कृतिक उपकरणों का हस्तक्षेप, रटकर याद करने पर बल, गैर संदर्भित पाठ्यक्रम। देखिए मैं ऑप्शन को नीचे से उठाता हूँ। चलिए, गैर संदर्भित कभी नहीं होना चाहिए। आपका जो पाठ्यक्रम करिकुलम होना चाहिए वो इन कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए, यानी कि मेरे भाई संदर्भित होना चाहिए। तो आप संदर्भित करेंगे, ना कि गैर संदर्भित। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्लियर है? आप रूट मेमोराइजेशन पे कभी भी बल नहीं देंगे, रटकर याद करने पर कभी भी बल नहीं देंगे, इमिटेशन की बात कभी नहीं करेंगे। अगर बच्चा इमिटेट करता है, रटकर याद करता है, नकल करता है, तो कहीं ना कहीं वो अपने चिंतन का प्रयोग नहीं कर पाएगा, और चिंतन का प्रयोग नहीं कर पाएगा तो वो अधिगम नहीं कर पाएगा, ये मान लीजिए। क्लियर है? और ऐसी चीजें एक लंबे समय तक उसके दिमाग में भी नहीं बनी रहेंगी। सांस्कृतिक उपकरणों का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, हस्तक्षेप होना चाहिए। जो सांस्कृतिक इंस्ट्रूमेंट हैं, हमारे कल्चरल इंस्ट्रूमेंट हैं, उनका प्रयोग करना चाहिए, और उनसे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। बात करते हैं सहकर्मी सहयोगिता की। तो मेरे भाई कोऑपरेटिव लर्निंग को, तो कोऑपरेटिव लर्निंग बहुत अच्छी है। इसके अंतर्गत क्या होता है, बहुत सारे बच्चे क्या है, एक तरीके से डिस्कशन करते हैं, इंगेजमेंट करते हैं। इंगेजमेंट करेंगे, डिस्कशन करेंगे, तो फिर वहाँ चर्चा होगी, विचार होंगे, तो वहाँ पर चिंतन का भी प्रयोग होगा और चीजें सीखने को भी मिलेंगी। क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, वो समाज, संस्कृति और डिस्कशन से बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। लेव वाइगोत्स्की साहब ने तो स्पेशली कहा है कि सामाजिक संरचनावाद, समाज जहां पर होगा तो समाज कहाँ होगा? जहां सहकर्मी सहयोगिता होगी। कोऑपरेटिव लर्निंग जहां पर होगी, कोऑपरेटिव लर्निंग जहां पर होगी, वो वहां पर तो आपको देखने को मिलेगा सामाजिक संरचना। तो मेरे भाई फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लगाइए राइट आंसर क्या होगा। थोड़ा फास्ट लगाएंगे, क्योंकि फिर हम कर नहीं पाते, क्योंकि क्वेश्चन कम रह जाते हैं। किसी प्रगतिवादी कक्षा में, प्रोग्रेसिव क्लासरूम की बात करी है, तो इस प्रगतिशील शिक्षा की बात की थी जॉन डेवी साहब ने। कक्षा के बारे में एक अध्यापिका का क्या विश्वास होना चाहिए? अध्यापिका का क्या विश्वास होना चाहिए? अध्यापिका को किस पर विश्वास करना चाहिए? ऑप्शन पर ही जाना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। कक्षा हमेशा कठोर नियंत्रण, कभी भी कक्षा को आप कठोर नियंत्रण में नहीं रखेंगे। सिर्फ अध्यापक को निर्देश देने चाहिए, ना जी ना कभी भी। आप डिक्टेटरशिप की तरह नहीं हो सकते, आप तानाशाह की तरह नहीं हो सकते, आप कंट्रोलर की तरह नहीं हो सकते। एक तरीके से फैसिलिटेटर कहा गया है टीचर को, NCF 2005 में भी। क्लियर है मेरे भाई? तो NCF 2005 में स्पष्ट रूप से बोला गया है कि टीचर क्या होता है? एक फैसिलिटेटर, यानी सुविधादाता के रूप में होता है, ना कि कंट्रोलर के रूप में। तो ये तो गलत हो जाएगा। अधिगम केवल कक्षा में ही होता है। अधिगम केवल कक्षा में ही क्यों होता है? अधिगम मीडिया के द्वारा भी होता है, टेलीविजन के द्वारा भी होता है, समाज के द्वारा भी होता है, परिवेश के द्वारा भी होता है, वातावरण के द्वारा भी होता है, और घर के अंदर भी होता है।
तो अधिगम तो हर जगह होता है और ये एक सतत प्रक्रिया है, जीवंत प्रक्रिया है, निरंतर प्रक्रिया है, ये चलती ही रहती है, ये कभी भी रुकती नहीं है। तो ये भी गलत हो जाएगा। कक्षा में विद्यार्थी अपने साथ विविध प्रकार के समृद्ध अनुभव लाते हैं, ये बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं वो विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों से आने वाले बच्चे होते हैं और अपने साथ क्या करते हैं, अनुभव लाते हैं अलग अलग। तो ऐसे स्टूडेंट मान लीजिए किसी क्लासरूम के अंतर्गत पंजाबी भी है, हिंदी वाले भी हैं, उर्दू वाले भी हैं, तो वो आपस में एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं, लैंग्वेज के बारे में भी बहुत कुछ सीखते हैं, समाज संस्कृति के बारे में भी आपस में बहुत कुछ सीखते हैं, तो ये बात अच्छी है। विद्यार्थी केवल दिख जाए तो ये मान लीजिए आपके आंसर को गलत कर देगा। ड्रिल और अभ्यास तो गलत ही होता है, ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा और ये आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड वाला ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लगाइए क्या होगा। क्वेश्चन है, किस विचारक ने इस बात को नकारा है कि बुद्धि एकल इकाई है? इस बात को नकार दिया है कि बुद्धि एकल इकाई है और कई पृथक स्वतंत्र बुद्धियों के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। मेरे भाई इसके बारे में बताइए, यानी कि ये जो बात की गई है, देखिए लॉरेंस कोहलबर्ग की बात करें तो इन्होंने जो दिया था नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था और इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था। हॉवर्ड गार्डनर ने बात करें तो इन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी थी इन्होंने। और जीन पियाजे की बात करें तो इन्होंने जो सिद्धांत दिया था मेरे भाई, वो संज्ञानात्मक विकास का दिया था। किसका दिया था? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। तो इन्होंने जो प्रकार बताए थे बुद्धि के, 8 प्रकार की बुद्धि बताई थी, जिसके अंतर्गत मैथमेटिकल रीजनिंग इंटेलिजेंस, गणितीय तार्किक बुद्धि की बात की गई थी, स्थानिक बुद्धि यानी कि स्पेशल इंटेलिजेंस की बात की थी, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, अंतरावैयक्तिक इंटेलिजेंस की बात की गई थी, प्रगतिवादी बुद्धि की बात की गई थी, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस जैसे बोलते हैं, म्यूजिकल इंटेलिजेंस की बात की गई थी, संगीतमय बुद्धि की बात की गई थी। इनके प्रकार मतलब 8 प्रकार की इन्होंने बुद्धि की बात की थी। क्लियर है मेरे भाई? चलिए, तो यहाँ पर अगर बात करें तो बुद्धि की बात किसने की है, तो बहुआयामी बताया था इन्होंने बुद्धि, न एकल प्रकार ना होकर बुद्धि कैसी होती है, बहुआयामी होती है, बहुआयामी बुद्धि होती है। क्लियर है मेरे भाई? तो ये आपका ऑप्शन जो होगा वो हार्वर्ड गार्डनर ही हो जाएगा। और हार्वर्ड गार्डनर के ऊपर तो मैंने एक पूरा क्लास दे रखा है, अभी दिया था। आप टॉपिक वाली क्लास में जाइएगा, 5वें नंबर की क्लास है हार्वर्ड गार्डनर की, वहां पर आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी देखने को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलौने के रूप में गुड़िया मिलने पर रोहन की प्रतिक्रिया थी। गुड़िया मिलने पर, खिलौने के रूप में गुड़िया मिलने पर रोहन की प्रतिक्रिया थी, मुझे यह खिलौना पसंद नहीं है क्योंकि लड़के गुड़िया से नहीं खेलते। देखिए ये बच्चे के अंतर्गत ये भावना अगर पैदा होती है कि लड़के गुड़िया से नहीं खेलते हैं, गुड्डे से ही खेलेंगे, बड़ा जादू है इसमें, तो बड़ा लोचा है इसमें। तो मेरे भाई यहाँ पे क्या है, जेंडर वाइज देखने को मिलेगा, यानी कि रूढ़िवादिता की बात करें तो रूढ़िवादिता तो नहीं होगी, लेकिन जेंडर वाइज यहाँ पर देखने को मिलेगा। वो गुड़िया को देखकर ही पहचान जाएगा ये फीमेल की बात चल रही है, तो यहाँ पर जेंडर वाइज देखने को मिलेगा। तो जेंडर रूढ़िवादिता, एक छोटा बच्चा रूढ़िवादिता को क्या जानता होगा, 3 साल का बच्चा क्या जानता होगा इतना रूढ़िवादिता के बारे में। जेंडर स्थिरता नहीं, प्रासंगिकता भी नहीं, तो भेदभाव यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, क्योंकि उसने इस चीज को समाज के द्वारा, संस्कृति के द्वारा देखा है। समाज के द्वारा, संस्कृति के द्वारा अगर उसने देखा है तो फिर ये भेदभाव के अंतर्गत नहीं आएगा मेरे भाई, फिर तो रूढ़िवादिता के अंतर्गत आ जाएगा, क्योंकि समाज संस्कृति से उसने देखा है कि लड़कियां ही गुड़िया से गलती हैं, लड़के नहीं गलते। तो ये तो उसने सामाजिक जो स्टेरियोटाइप्स हैं, जेंडर स्टेरियोटाइप्स हैं, उसके आधार पर वो बोल रहा है। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, माफ कीजिएगा सेकंड ऑप्शन नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लगाइए क्या होगा आंसर। क्वेश्चन है, एक शिक्षक 1 महीने की अवधि के अंतराल में विद्यार्थियों को निबंध लेखन के लिए कई ड्राफ्ट लिखने के लिए सहयोग देता है। यदि यह शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी के सभी ड्राफ्ट को ध्यान में रखता है और उन सभी ड्राफ्ट पर काम करने की प्रक्रिया को मान्यता देता है, तो इस प्रकार के मूल्यांकन को क्या कहेंगे? यानी कि शिक्षक क्या करता है, 1 महीने की अवधि के अंतर्गत विद्यार्थियों को निबंध लेखन के लिए कई ड्राफ्ट लिखने के लिए सहयोग देता है
यह शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी के सभी ड्राफ्ट को ध्यान में रखता है और उन सभी ड्राफ्ट पर काम करने की प्रक्रिया को मान्यता देता है। इस प्रकार के मूल्यांकन को क्या कहेंगे? देखिए, मानकीकृत नहीं होगा, मानक संदर्भित नहीं होगा, योगात्मक नहीं होगा, रचनात्मक होगा, कंस्ट्रक्टिविज्म होगा, रचनावाद की बात की गई है, नवाचार की बात की गई है। यहाँ पर क्लियर, फॉर्मेटिव बोल सकते हो असेसमेंट, ये जो पार्ट होता है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, न कि समेटिव असेसमेंट। क्लियर है? समेटिव जो असेसमेंट होता है, समेटिव जो असेसमेंट होता है, समेटिव जो असेसमेंट होता है, ये आपका आफ्टर द ईयर बोल सकते हैं, ईयरली जो एग्जामिनेशन होते हैं वो होते हैं। जबकि फॉर्मेटिव की बात करें तो ड्यूरिंग द स्टडी जो एग्जामिनेशन होते हैं, रचनात्मक होते हैं, वो देखने को मिलते हैं। यानी कि 3-4 बार स्व मूल्यांकन भी इसके अंतर्गत देखने को आपको मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लगाइए राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है, एक बहुभाषीय कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? वार्तालाप के लिए मातृभाषा के उपयोग को निरुत्साहित नहीं करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। ज्यादातर विद्यार्थियों के द्वारा बोली जा रही प्रमुख भाषा को ही स्वीकार, ज्यादातर क्यों भाई, सबकी भाषा को स्वीकार करना चाहिए। भाषाओं की विविधता के बारे में जागरूकता लानी चाहिए और विद्यार्थियों को पसंद के अनुसार भाषा इस्तेमाल की अनुमति देनी चाहिए। विविधता के आधार पर जागरूकता लानी चाहिए, विद्यार्थियों को पसंद के अनुसार भाषा इस्तेमाल की अनुमति देनी चाहिए। काफी ठीक लग रहा है। एक लक्ष्यांक भाषा जैसे कि अंग्रेजी को छोड़कर अन्य भाषाओं के उपयोग की उपेक्षा करनी चाहिए। कभी भी आप किसी भी भाषा की उपेक्षा नहीं कर सकते, सभी भाषा अपने आप में बेस्ट है। मेरे भाई थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही होगा। जो विविध भाषाएं हैं उनको आप मान्यता देंगे, उनको आप अनुमति देंगे, ये बिल्कुल सही माना जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को क्या करना चाहिए? भाई केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए। केवल आ जाए गलत मान कर दो, खत्म है। समस्या समाधान पर केंद्रित होने चाहिए, बात ठीक भी है। अधिगमकर्ताओं के समालोचनात्मक चिंतन को विकास करना चाहिए, काफी ठीक है। अन्वेषण निर्धारित और खोज आधारित होना चाहिए, एक्सप्लोरेशन होना चाहिए, डिस्कवरी होनी चाहिए, इनोवेशन होने चाहिए, ठीक है। सेकंड थर्ड फोर्थ, तो ये तो फर्स्ट वाले तीनों हो गए, ये तो गलत ही हो गया। तो इसका मतलब आपका कौन सा आंसर होगा? फोर्थ वाला ही हो जाएगा। अब इसमें तो भाई गड़बड़ दे रखी है, तो आप यहाँ पर आंसर लगा लीजिए सेकंड थर्ड और फोर्थ आपके आंसर हो जाएंगे। क्लियर है मेरे भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लगाइए राइट आंसर क्या होगा। पाठ्यक्रम को जल्दी पूरा करने के लिए शिक्षिका को हमेशा अपनी पसंद के ही कुछ बच्चों से उत्तर पूछ लेती है। शिक्षिका द्वारा यह किया गया यह कार्य। पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए न्यायोचित है, ये न्यायोचित तो नहीं होगा। कुछ बच्चों से ही पूछना गलत बात है। यह दर्शाता है कि शिक्षक अपनी कक्षा में श्रेष्ठ बच्चों को पहचानने में अच्छा कौशल है। यहाँ पर आप रैंकिंग कर रहे हो, बच्चों का वर्गीकरण कर रहे हो, क्लासिफिकेशन कर रहे हो, जो कि गलत है। विद्यार्थियों के समान अवसर की उपलब्धता से वंचित करता है, ये बात ठीक लग रही है। समान अवसर कहाँ दे पा रहे हो आप? जो गिफ्टेड स्टूडेंट हैं, जो अच्छे स्टूडेंट हैं, आप उन्हीं से प्रश्न पूछ रहे हो। विद्यार्थियों के समान सम्मेलन के लिए सुनिश्चित करने में प्रभावशाली होगा, कभी प्रभावशाली नहीं हो सकता। आप उन्हें वंचित करने का प्रयास कर रहे हो। नेगेटिव पूछा है, आपको नेगेटिव ही लगाना है। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है मेरे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गुणज वैकल्य, इसको बोल सकते हैं डिस्कैल्कुलिया, जिसको गणित संक्रियाएं, जो गणितीय संक्रियाएं होती हैं उनको हल करने में समस्या हो। गुणज वैकल्य से जूझते छात्र के समावेशन हेतु निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है, ये बताना है आपको। कार्य पूर्ण करने के लिए सख्त समय की बाध्यता निश्चित करना, क्या बोल रहा है भाई, पता नहीं चल रहा है। विद्यार्थियों को दृश्य आधारित परिकलन, कैलकुलेटर और गणित संबंधी प्रयोज्यता उपलब्ध करवाना। देखते हैं, पाठ्यांश में मौजूद प्रासंगोचित जानकारी को निष्पक्ष या ढकने के लिए उपयुक्त विषय वस्तु जोड़ देना। कुछ अलग ही बात चल रही है यहाँ पे। विद्यार्थियों के अधिगम के आकलन के लिए सिर्फ मानकीकृत तरीके नहीं होने चाहिए, ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कैलकुलेटर से रिलेटेड, कैलकुलेशन से रिलेटेड यहाँ पर बात क्लियर है मेरे भाई।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दृष्टिबाधिता वाले विद्यार्थी के लिए इनमें से निम्न में से कौन सी सामग्री लाभदायक नहीं होगी, ये बताइए। स्पर्शिक ग्लोब लाभदायक होगी। टच एंड फील मटेरियल का यूज करना चाहिए। ऐसा स्टूडेंट जो देख नहीं पाता है, टच एंड फील मटेरियल का आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। छोटे अक्षरों वाली पुस्तक, जो देख ही नहीं पाता, छोटे हो या बड़े कोई फर्क नहीं पड़ता। श्यामपट्ट पठन सॉफ्टवेयर, जो देख ही नहीं पाता, श्यामपट्ट पठन सॉफ्टवेयर की बात ही नहीं। ब्रेल लिपि वाली पुस्तक है, तो इसमें पूछा था लाभदायक नहीं होगी। तो छोटे अक्षरों वाली पुस्तकें, ब्रेल लिपि वाली पुस्तकें हो सकती है। श्यामपट्ट पठन सॉफ्टवेयर हो सकता है, बोल भी सकता है, लेकिन छोटे अक्षरों वाली पुस्तक, इससे कोई मतलब नहीं निकल रहा है। क्लियर है। दृष्टिबाधिता वाले बच्चों के लिए हम क्या करते थे, हाँ, इसका यूज भी कर लेते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही करते हैं। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये तो बार बार हर 6 महीने का आपको देखने को मिलेगा। तो मेरे भाई अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय। और सीटेट वाले कैंडिडेट धीरे धीरे जुड़ रहे हैं, छूट जाएंगे। ठीक है।